राजी राकेश शुक्ला जी, योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि भाई अपराध करोगे तो बच थोड़े ही पाओगे, उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। और न सिर्फ ये बल्कि भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति, लेकिन उसके इतर ये परसेप्शन। मुझे ये बताइए कि अब इस लीगल नोटिस के बाद आतिशी मरलीना के पास चारा क्या है? क्या वो भी माफी मांग लेंगी? जैसे पहले अरविंद केजरीवाल ने कई बातें कही थी, हालांकि वो बात से यू टर्न ले गए, बहुत सारी चीजें बदली भी, लेकिन अब इसके बाद क्या? क्योंकि आतिशी ने आरोप तो गंभीर लगाए हैं और साथ ही ये भी कि ये लोग कहते रहते हैं मैं खुलासा करूंगा, खुलासा करूंगी, बड़ी बड़ी बातें बताऊंगी, लेकिन ऐसा लगता है कि गुब्बारा फुस हो जाता है, फिर ऐसा कुछ बोलते भी नहीं है। उस मामले पर बीपी सिंह जी जिस तरीके से जेब से कागज निकाला करते थे, उसी तरह 2013-14 में माननीय केजरीवाल जी एक लिस्ट लेके आते थे और कहते थे कि ये सारे लोग भ्रष्ट हैं, और वो कहते थे सत्ता में आते ही शीला दीक्षित जी को हम जेल में बंद कर देंगे। वही कहा करते थे कि ईडी और सीबीआई हमें दे दीजिए और हम बताते कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाती है। यदि उस समय ईडी और सीबीआई सही थी तो इसमें गलत कैसे हो सकती है? दूसरा, क्या प्रेमा खांडू जी ईडी से परेशान होकर पूरी कांग्रेस की सरकार लेके भाजपा में आ गए थे? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ईडी से परेशान थे कि चलती हुई कांग्रेस की सरकार गिरा के भाजपा की सरकार बनवा दिए थे? क्या एकनाथ शिंदे जी ईडी से परेशान थे कि शिवसेना के इतने विधायकों को लेके और भाजपा में समर्थन में आ गए थे? सवाल ये है कि विरोध के लिए विरोध करना ठीक नहीं है। दूसरा, पूर्णिमा जी, जो ये कहा जाता है कि इतने नेताओं को क्लीन चिट दी गई और इतने नेताओं का जो मामला है वो ठंडे रास्ते में डाल दिया गया, मुझे लगता है कि ये विपक्ष के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि वो प्रमाण के साथ उन नेताओं के मामले लेके न्यायालय में जाए और न्यायालय से कहे कि ईडी इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दी है और ईडी का पर्दाफाश कर दे। विपक्ष क्यों नहीं जा रहा न्यायालय में? उसे जाना चाहिए और ईडी आरोप लगाने की बजाय उसकी कार्यप्रणाली को जनता के सामने लाना चाहिए कि उसकी कार्यप्रणाली संदिग्ध है, विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। प्रेम कुमार जी, आपको लगता है कि पूरा 2024 चुनाव की धुरी बदलती हुई नजर आ रही है, न सिर्फ आम आदमी पार्टी और उसके एग्जिस्टेंस को लेकर, क्योंकि ये तो खुद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी जब इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी कि अगर ये तमाम नेता आरोपी हैं, जिन पर आरोप हैं, तो ऐसे में आप आम आदमी पार्टी को ही आरोपी क्यों नहीं बना देते? और इस बात को लेकर कयास भी थे कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में ईडी शायद कुछ ऐसा करे। बहरहाल वो आगे की बात है, लेकिन आपको लगता है कि पूरी धुरी 2024 के चुनाव की बदल चुकी है आम आदमी पार्टी के अस्तित्व को लेकर भी, और इसके साथ ही वर्सेस में कौन आ गया है? वर्सेस में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ चुका है, और तमाम वो संस्थाएं जिस पर विपक्ष को विश्वास नहीं रहा। जी, आपके गंभीर सवाल के बीच में एक बात जो आती है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी को क्यों ना अक्यूज्ड बना दिया जाए, कि आप क्यों नहीं बना? हाँ, तो इसी में सुप्रीम कोर्ट ने अगले सुनवाई में कहा था कि इस बीच बहुत सारी भ्रांतियां आ गई मेरे नाम से कि हम बोलना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को बनाइए, दरअसल हमारा काम सवाल पूछना है, हम कोई सलाह नहीं दे रहे हैं। अच्छा। इसलिए ये बात को नोट कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा बोल करके, मैंने थोड़ा सा हम ध्यान लाना चाहते हैं। अब आइए इस विषय पर कि पूरे देश में ये जो मुद्दा बना है, भ्रष्टाचार मुद्दा बन रहा है चुनाव में, चाहे नरेंद्र मोदी जी का भाषण देख लीजिए, चाहे विपक्ष का देखिए। बस ऐड ऑन करूंगी एक बात बस ऐड ऑन करूंगी। 2014 में जब सरकार बदली, जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तब भी तो भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला था ना, मुद्दा तो भ्रष्टाचार ही था ना, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार गई। हाँ बिल्कुल, भ्रष्टाचार के मुद्दे से जनता सहमत भी हुई थी, तभी भारतीय जनता पार्टी को लाई थी और कांग्रेस की पराजय हुई थी। और आज भी जो मुद्दा है भ्रष्टाचार बन रहा है, और बीजेपी की कोशिश है कि विपक्ष को भ्रष्टाचारी घोषित करे और मुद्दा बनाए, और विपक्ष के पास में पूरी अपॉर्चुनिटी है कि ये सिलेक्टिव करप्शन का मामला उठाते हैं, सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ जोड़ करके ये भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना रहे हैं। ये मुद्दा खुला हुआ है, वाइड ओपन है कि जनता किसको क्या समझा पाती है और उसके हिसाब से मुद्दा बनेगा भ्रष्टाचार, और इस पर जनता वोट करेगी। जी, ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि जनता को ये समझाने में कौन सक्सेसफुल होता है कि कौन ज्यादा भ्रष्टाचारी है,
लेकिन मुद्दा भ्रष्टाचार का रहेगा। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ संजीव सर, क्या ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि मोदी हर एक रैली में भ्रष्टाचार की बात करते हैं और विपक्ष जहां जाता है, इससे पहले भी जब विधानसभा चुनाव हुए तो हमने देखा कि ये कहा गया उन लोगों की तरफ से जो सीएम है, अब एक्स सीएम है, खैर उनकी तरफ से कहा गया पार्टी को मजबूती देते हुए कांग्रेस की, कि इस बार का चुनाव बीजेपी नहीं लड़ रही है, बल्कि इस बार का चुनाव ईडी लड़ रही है, इस बार का चुनाव सीबीआई लड़ रही है। और अब तो कांग्रेस के पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस और साथ ही में उनके जो अकाउंट्स फ्रीज हुए हैं वो भी मुद्दा है। पूर्णिमा, देश के प्रधानमंत्री जी अब कहीं कुछ बोलते हैं तो उनके बातों में वजन तो होती है, लोग सुनते भी हैं, प्रतीकात्मक तौर पे वो शब्दों का चयन भी बड़ी शानदार तरीके से करते हैं। जब वो उंगली उठा के किसी को भ्रष्टाचारी बताते हैं 70,000 करोड़ का, तो लोगों को लगता है कि सचमुच में भ्रष्टाचार से लड़ता हुआ हमारा प्रधानमंत्री सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन 3 दिन के बाद में उसे गलबहियां करता हुआ दिखाई दे और कहे कि नहीं, आप उप मुख्यमंत्री हमारे सरकार में बन जाइए, तब तो लोगों को झटका लगता होगा। किसकी बात कर रहे हैं? झटका लगता होगा ना। तो निश्चित तौर पे जब देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के नाम पर राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बाहर निकल के वो लगातार ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, केवल भ्रष्टाचारी विपक्षी पार्टियों के भ्रष्टाचारी हैं। भारतीय जनता पार्टी में 10 सालों में कोई करप्शन का केस ही नहीं आया, कोई पकड़ में ही नहीं आया। इतनी पर्देदारी, इतनी ईमानदारी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये बात हजम करने लायक नहीं है कि 10 सालों में कोई भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ। अरे बोल तो रहे हैं कि तमाम, केवल पूरा फोकस ही ये रहा कि 10 साल के अपने कार्यों को गिनाने के बजाय वो पिछले 50 साल 60 साल के कार्यों को लेकर के बीच में बैठे हुए हैं। यहां कमियां रही, वहां कमियां रही, देश को लूट लिया, ये खाली। अरे आपने क्या किया, इसके बारे में जाइए ना लोगों के बीच में, बताइए कि 10 सालों में आपने क्या किया और किस वजह से लोग आपको वोट दे। आपको लोग इसलिए वोट दे कि आपने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया है। आपको लोग इसलिए वोट दे कि 94 का केस निकाल के 94 का, आपको इसलिए लोग वोट दे कि 94 का केस निकाल करके आप 2024 में कांग्रेस पार्टी का खाता सीज कर क्या रखा, ये बताइए मुझे। बीजेपी ने क्या 10 साल का कामकाज रखा कि नहीं रखा जनता के सामने? क्या आपको इसलिए लोग वोट क्या ब्लैक पेपर व्हाइट पेपर जारी हुआ, दोनों की तरफ से नहीं हुआ, ये बताइए। मेरी बात और उसमें कामकाज का जिक्र था या नहीं था? जाने दीजिए ना। आपने कहा, नहीं सर, आपने कहा, आप ही का काउंटर है ना। देखिए आपने क्या कहा, मैंने आप ही के शब्द से जवाब निकाला। आपने ये कहा कि जनता के बीच जाइए, ये बताइए कि 10 साल में आपने क्या काम किया। आप ये थोड़ी बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल को हमने जेल में डाल दिया। बस इसी के काउंटर में मैंने पूछा कि क्या ये लोग नहीं बताते कि इन्होंने 10 साल में क्या काम किया, बताया या नहीं बताया अलग अलग मौकों पर? और क्या मोदी करप्शन के साथ उन कामों का जिक्र करते हैं या नहीं करते हैं? सुनते होंगे ना आप, उनका एनालिसिस भी करते होंगे बहुत अच्छे से। देश की जनता, हम क्या सुनते हैं हमको छोड़ दीजिए, देश की जनता बड़े गौर से देख रही है और ये भी देख रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को इसलिए लोग वोट करें चूंकि 2094 का मामला निकाल करके कांग्रेस पार्टी का खाता आप सीज कर देते हैं, इसलिए आपको वोट दे। लोग आपको इसलिए वोट दे कि 2020 का मामला लेकर के अभी अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन का जब अधिसूचना जारी हो जाती है इलेक्शन की, उसके बीच में आप उठा लेते हैं एक सिटिंग मुख्यमंत्री को, इसलिए आपको लोग वोट दे। इसलिए आपको लोग वोट दे कि भ्रष्टाचार के नाम पर तमाम उन विपक्षी पार्टी के लोगों को ले रहे हैं और रिपोर्ट आपकी आंखों के सामने है कि सारे लोगों को कैसे, किस तरह से किसी को बरी कर रहे हैं, किसी को अपने खेमे में मिला रहे हैं और किस तरह से सरकारें बना रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं। फिर हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों के लिए जगह जेल में होना चाहिए, लेकिन ये भ्रष्टाचार से नहीं लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। ये अपने लिए वो मतलब ये है कि आप ताली बजाने के लिए एक हाथ आगे भी बढ़ाना चाहते हैं और जैसे ही सामने वाला ताली बजाने को तैयार होता है आप अपना हाथ वापस से पीछे खींच लेते हैं। सर, भ्रष्टाचारी को जेल में होना चाहिए, लेकिन सिटिंग सीएम को उठा लेते हैं जैसे वाला जो परसेप्शन है, मैं उसी को लेकर कह रही हूँ कि यही तो दलील है ना, यही दलील है कि फिर चुनाव है तो फिर कोई कार्रवाई होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सिटिंग सीएम है, कैसे उठा लिया, नहीं कर सकते। इतना बड़ा क्राइम था, एक मुख्यमंत्री देश छोड़ के भाग रहा था। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है सर, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। आपको मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बड़ा नहीं लगता? 2 महीने 100 करोड़ की कमीशन चोरी आपको बड़ी नहीं लगती? लेकिन 2 महीने इलेक्शन के लिए इंतजार नहीं कर सकते। पॉलिसी नहीं लाना, फिर उस एक्साइज पॉलिसी को रिकॉल कर लेना, फायदा उठा लेना, गोवा के विधायकों पर वो पैसा खर्च कर देना, आपको ये बातें बड़ी नहीं लगती? पूर्णिमा, भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को उठा के इतनी बड़ी गलती की है कि पूरी दिल्ली की जनता जो है, दिल्ली की बात की ना, दिल्ली की ना, दिल्ली की जनता ये समझ, अरे पूरे देश दिल्ली में सिंपैथी है, इसका प्रभाव पूरे देश में सिंपैथी है। क्यों प्रभाव पूरे देश में पड़ेगा? दिल्ली में ही सिंपैथी है या इसका इंपैक्ट कहीं और भी नजर आएगा? बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है। मैंने कहा कि पूरे दिल्ली में तो चूंकि आम आदमी पार्टी का संगठन है, सरकार है, तो सबसे
ज्यादा असर जो है सहानुभूति का वो दिल्ली में ही होगा। मतलब केजरीवाल को मिली, आम आदमी पार्टी को सहानुभूति मिली है और बीजेपी के अगेंस्ट सेंटिमेंट है इस एक्शन के बाद। एकदम है। जब भी आम आदमी पार्टी पर एक्शन हुआ है, आप हर चुनाव में देखिए ना, आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ है। तो इसलिए भी लगता है कि आम आदमी पार्टी को फायदा होगा। और जहां तक पूरे देश की बात है तो उसका इम्पैक्ट अभी से आकलन करना मुश्किल है, लेकिन इम्पैक्ट तो पड़ेगा।